देखते हैं मानव में जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव है सारा बताएंगे। कोशिश करिएगा सारा ऑब्जेक्टिव लिखने का, या जो नहीं जानते हैं वो लिखने का, और जो भी अपने दोस्त होंगे उनके पास भेज दीजिएगा कि वो उनका भी आराम से काम हो जाए। जितना भी ऑब्जेक्टिव है आसान भाषा में हम समझाते हैं, ठीक। पहली बात तो मानव में जनन, यानी कि मानव अपने अगले पीढ़ी को बनाए रखने के लिए जो जनन करता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो जब मानव में जनन की बात करते हैं तो पहली बात, मानव में नर अकेले तो बच्चे को जन्म नहीं देता है, नर और मादा दोनों मिल के बच्चे को जन्म देता है। तो एक होता है नर युग्मक और एक होता है मादा युग्मक। नर युग्मक, मादा युग्मक। नर युग्मक का नाम क्या है? शुक्राणु। नर युग्मक का नाम शुक्राणु। मादा युग्मक का नाम अंडाणु। मादा युग्मक का नाम अंडाणु। नर युग्मक का नाम शुक्राणु। शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं। और अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडाणु जनन कहते हैं। नर युग्मक मानव में शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु। शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन, अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। शुक्राणु कहाँ बनता है? तो शुक्राणु कहाँ बनता है? वृषण में बनता है। और अंडाणु कहाँ बनता है? तो याद रखिएगा अंडाशय में बनता है। शुक्राणु कहाँ बनता है? वृषण में। अंडाणु कहाँ बनता है? अंडाशय में। अंडाशय एक जोड़ा यानी कि एक पेयर होता है, एक जोड़ा। वृषण में भी, वृषण भी एक जोड़ा होता है, ये भी एक पेयर, ठीक। वृषण कोश में एक एक करके रहता है, दो रहता है, इसलिए एक जोड़ा लिखे हैं। वृषण नर का मुख्य जनन अंग है। यदि ई ना हो तो नर का कोई वैल्यू नहीं, जनन के अपेक्षा, जनन के हिसाब से। ई नहीं कि नर का कोई वैल्यू वाला कोई बात नहीं हुआ। नर का मुख्य जनन अंग क्या है? वृषण। और मादा का मुख्य जनन अंग क्या है? अंडाशय। इतना बात तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद कहता है शुक्राणु और अंडाणु का आपस में मिलना। शुक्राणु और अंडाणु का आपस में मिलना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। शुक्राणु और अंडाणु का आपस में मिलना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। अब देखिए, ये जो अंडाणु है इससे शुक्राणु मिलेगा, मिलेगा तो अंडाणु का मेन जो होती है केंद्रक वो अंदर होती है। अब शुक्राणु को इस कवर को भेदना है। तो एक होता है जोना पेलुसिडा और एक होता है कोरोना रेडिएटा। जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा। तो शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलता है तो जब ये भेदेगा तो जोना पेलुसिडा को कौन भेदता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, थोड़ा नाम भारी लगेगा आपको, लेकिन ध्यान रखिएगा। जोना पेलुसिडा को एक्रोसोम यानी कि एक एंजाइम होता है जिसको हम एक्रोसीन एंजाइम कहते हैं, उसके द्वारा हम किसको भेजते हैं? जोना पेलुसिडा को भेजते हैं। और एक होता है कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा, ये कोरोना रेडिएटा को कौन भेजता है शुक्राणु का? तो याद रखिएगा एक एंजाइम होता है, हाइलुरोनिडेज कहा जाता है। नाम टेढ़ है तो यदि आपसे ना हो तो आज ऑप्शन मिले तो आपको लग जाए तो बनाइएगा। कोरोना हाइलुरोनिडेज से होता है और जोना पेलुसिडा एक्रोसिन से नष्ट होता है। ये दोनों शुक्राणु में होगा और ये दोनों अंडाणु में होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। थोड़ा हार्ड आ गया पहले ही क्वेश्चन में। अब देखते हैं शुक्राणु और अंडाणु का मिलना निषेचन कहलाता है। निषेचन के बाद क्या बनता है? युग्मनज। युग्मनज के बाद क्या बनेगा? भ्रूण। भ्रूण के बाद क्या बनेगा? छठुआ छुटिया बनेगा।
तो भ्रूण या युग्मनज जो होता है वो क्या गुणित होता है? तो याद रखिएगा द्विगुणित होता है। उसके बाद है कि नर हार्मोन याद रखिएगा एस्ट्रोजन, नर हार्मोन एस्ट्रोजन या एंड्रोजन। अब देखिए जहां पर भी एंड्रो लगा हो, जहां पर भी एंड्रो लगा हो समझ लीजिएगा कि नर का बात हो रहा है, और जहां पर भी गाइनो लगा होगा समझिएगा मादा का बात हो रहा है। जैसे एंड्रोजन नर हार्मोन, उसी तरह एंड्रोसियम फूल का नर भाग, गाइनोसियम फूल का मादा भाग, गाइनोकोलॉजी यानी कि स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो गाइनो का मतलब हो गया मादा के बारे में और एंड्रो का मतलब नर के बारे में। एस्ट्रोजन और एंड्रोजन जो होता है ये कैसा हार्मोन है? नर हार्मोन, नर हार्मोन है। और इसी हार्मोन के कारण लड़का जो होता है उसके आवाज, ये कंठ बाहर निकल जाएगा, आवाज भारी हो जाएगा, मस्कुलर होने लगेगा, शरीर में वृद्धि होने लगेगा, दाढ़ी मोछ आने लगेगा, ये सब चीज होने लग रहा है, मुंह में फोड़ा फुंसी निकलने लगेगा। ये सब में ज्यादातर जिम्मेदार कौन हार्मोन होता है? एंड्रोजन, ठीक, या एस्ट्रोजन, ठीक। उसके बाद देखते हैं, कहता है मादा का गर्भकाल कितना दिन का होता है? तो कितना महीना का होता है? 9 महीना का होता है, और उसमें 30 से गुना कर दिए अप्रोक्स उतना होगा। फिक्स नहीं उतने होना चाहिए, ये वाला बात नहीं, लगभग 9 महीना बोले तो उसके हिसाब से आप दिन देखिएगा, तो 1 महीना में 30 दिन होता है, तो किस हिसाब से होगा, ठीक। उसके बाद कह रहा है स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन कहां से बनता है? यानी कि स्तनधारी जीव जो है उसमें नर हार्मोन कहां बनता है? वृषण में। नर हार्मोन ही है, ये कहां से बनेगा? वृषण में बनेगा। वृषण में भी कौन सी कोशिका नर हार्मोन बनाती है? तो याद रखिएगा लाइडिंग कोशिका या लेडिंग कोशिका कहते हैं। एस्ट्रोजन या एंड्रोजन जो बनता है वो कहां बनता है? लाइडिंग कोशिका में बनता है। पूछेगा किस कोशिका को नर्स कोशिका कहते हैं? किस कोशिका को नर्स कोशिका यानी नर्स सेल कहते हैं? तो याद रखिएगा सर्टोली सेल को कहते हैं, क्योंकि ये शुक्राणु को पोषण देता है, शुक्राणु को पोषण देता है, इसलिए सर्टोली कोशिका को नर्स कोशिका कहते हैं। उसके बाद अगला है जनन परत। जनन परत कितने प्रकार के होते हैं? जिसको कि हम जनन स्तर भी कहते हैं, जनन परत भी कहते हैं, और जर्म लेयर भी कहते हैं। ये 3 गो होता है, एक होता है एक्टोडर्म, एक होता है मेसोडर्म, एक होता है इंडोडर्म। एक्टो का मतलब बाहरी, मेजो का मतलब बीच वाला, इंडो का मतलब नीचे वाला, डर्म का मतलब होता है त्वचा, डर्म का मतलब त्वचा होता है। यदि किसी दिन त्वचा का रिपेयरिंग कराना है तो गैरेज में नहीं जाना, मतलब ब्यूटी पार्लर में मत जाना है। कहा जाना है? तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में जाइए। वो यदि करिया से गोरा होने का जुगाड़ बता रहा है तो थोड़ा बिलीव करने लग। ये जो गैरेज में जाके एशियन पेंट मार लिया जाता है वो ज्यादा नहीं, वो हानिकारक भी होता है और ये सही भी नहीं है। अब बाकी बात फैशन का जमाना, कुछ बोलेंगे तो उल्टे हमरे कर देगा, आप ही जानिएगा, खर्चा हमारा होता है, समझिए। उसके बाद ये हो गया एक्टोडर्म मेसोडर्म। जनन परत का क्या काम है? तो हमारे बॉडी में जितने भी अंग बनते हैं वो इसी 3 गो से मिलके बनता है। तो ये तीनों से क्या क्या बनता है ये याद रखना जरूरी है, एगो क्वेश्चन पूछता है। तो इसका जुगाड़ कैसे रखेंगे? एक्टो का मतलब हो गया बाहरी, तो एक्टोडर्म से अधिकांशतः शरीर के बाहरी अंग का निर्माण होगा, जिसमें त्वचा, नाखून, त्वचा, नाखून, बाल, आंख यानी नेत्र का लेंस, तंत्रिका तंत्र, ये सब जितना बन रहा है, ब्रेन, ये सब जितना भी बनेगा वो किस में बनेगा? एक्टोडर्म में। किस में बनेगा? एक्टोडर्म में बनेगा। उसके बाद है मेसोडर्म।
मेसोडर्म, मेसोडर्म से इंपॉर्टेंट चीज ज्यादा बनता है। एक्टोडर्म से बाहरी चीज, त्वचा, नाखून, बाल, आंख का लेंस और ये जो तंत्रिका तंत्र या ब्रेन है, ये सब चीज बनता है एक्टोडर्म से। मेसोडर्म से इंपॉर्टेंट चीज, हृदय, रक्त, किडनी, वृषण, अंडाशय, ये सब किसमें बनेगा? मेसोडर्म में बनता है। यानी कि वृषण अंडाशय आ गया तो जनन अंग कहाँ बनती, किससे बनता है? मेसोडर्म से बनता है। और है इंडोडर्म, इंडोडर्म से क्या बनेगा? तो इंडोडर्म से बनता है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और अग्न्याशय जैसे अंग किसमें बनता है? इंडोडर्म में बनता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जस्ट आ गया, त्वचा किससे बनती है? एक्टोडर्म से बनता है। उसके बाद पुरुष में क्या पाया जाता है? गर्भाशय पाया जाता है। पुरुष में गर्भाशय होता है? नहीं होता है। वध यानी कि क्लिटोरियस, क्लिटोरिस, ये भी पुरुष में नहीं होता है। लेविया मेजोरा, ये भी पुरुष में नहीं होता है। पुरुष में होता है कॉपर ग्रंथि। अब ये कॉपर ग्रंथि क्या है? तो याद रखिएगा, नर जनन ग्रंथि। 3 गो का नाम याद रखना है। कौन कौन? शुक्राशय, उसके बाद प्रोस्टेट, शुक्राशय, प्रोस्टेट और कॉपर ग्रंथि। शुक्राशय, प्रोस्टेट और कॉपर ग्रंथि, ये तीनों कौन ग्रंथि है? नर जनन ग्रंथि। सबसे ऊपर शुक्राशय, उसके नीचे प्रोस्टेट, प्रोस्टेट के नीचे कॉपर, इसी को कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि को कहते हैं। ठीक, और यही तीनों से जो लिक्विड निकलता है वो आगे जाकर के सीमेन बनता है, जिसको हम वीर्य कहते हैं। इसका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मासिक चक्र। मासिक चक्र किसमें होता है? नर में होता है कि मादा में होता है? तो मादा में होता है। मासिक चक्र किसमें होता है? मादा में होता है। मासिक चक्र औसतन कितने दिनों का होता है? 28 दिन। औसतन बोले हैं, फिक्स 28 दिन नहीं होता है। मासिक चक्र औसतन 28 दिनों का होता है। मासिक चक्र में कितने अंडाणु बनते हैं? तो याद रखना है, मासिक चक्र में अधिकांशतः एक अंडाणु बनता है। कईयों कभार कोनो कोनो महिला में मासिक चक्र के दौरान एक से अधिक अंडाणु बना तो शुक्राणु तो करोड़ों में जाता है शरीर के अंदर, मादा जनन अंग के अंदर। तो वही होता है कि कभी कभी आप देखे होंगे 3, 4, 5, 6 बच्चे जन्म। अमेरिका में एक बार हुआ था इसमें कि 7-8 बच्चे को जन्म दिया, उससे भी ज्यादा भी जन्म देती थी। उसमें क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है, रेयर केस। और ये सब संभावना जो आजकल का तनिकवाद सब भागों के ब्याह कर लेता, उस समय नहीं, जो बहुत एजेड हो जाता है, समय से ज्यादा हो गया, उसके बाद बच्चे को जन्म दे रही है, तो उसमें होता है। ठीक, नहीं तो नॉर्मली एक जुड़वा हो रहा है तो उसके लिए 2 अंडाणु होना जरूरी भी नहीं है, हो भी सकता है। 2 अंडाणु होने पर यदि जुड़वा हो रहा है तो दोनों का शकल अलग अलग होगा। एक के अंडाणु से जुड़वा बनेगा तो दोनों चिंकी मिंकी होगा। ठीक, अब समझिए, मासिक चक्र मादा में होता है, औसतन 28 दिनों का होता है। और एक बार जब मासिक चक्र जिस अंडाशय में होता है उसमें कितने अंडाणु बनते हैं? तो एक अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु का बनना क्या कहलाता है? अंडाणु जनन कहलाता है। अंडाणु का बनना क्या कहलाता है? अंडाणु जनन कहलाता है। उसके बाद अंडाशय से अंडाणु का बाहर निकलना क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, अंडोत्सर्ग, इंग्लिश में इसी को कहते हैं ओव्यूलेशन। अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्जन, ओव्यूलेशन, सब का मतलब होता है अंडाशय से अंडाणु का बाहर निकलना। अंडाशय से अंडाणु का बाहर निकलना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नर्स कोशिका यानी शुक्राणु को पोषण देने का काम कौन करता है? अभी तुरंत बोले, सर्टोली कोशिका करता है। उसके बाद एक एफएमसी यानी एक स्पर्म मदर सेल या एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट में स्पर्म लगा यानी शुक्राणु से रिलेटेड बात होगा। तो यदि हम ये कहें कि एक प्राथमिक शुक्राणु
जन कोशिका या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्म बनता है? तो 4 स्पर्म बनता है, ये याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है युग्मनज क्या गुणित होता है? द्विगुणित। अंडाणु अगुणित, शुक्राणु भी अगुणित होता है। उसके बाद अंडोत्सर्ग किस हार्मोन के प्रभाव से होता है? LH के और FSH के। लेकिन यदि ऑप्शन अकेला चुनना होगा तो LH चुनिएगा, क्योंकि FSH अंडाणु को परिपक्व यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो परिपक्व करने में मदद करता है। उसके बाद कह रहा है सर्टोली कोशिका किसमें पाया जाता है? सर्टोली कोशिका शुक्राणु को पोषण देता है, इसका मतलब है कि सर्टोली कोशिका वृषण में पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वृषण कोष कहाँ पाया जाता है? वक्ष गुहा में पाया जाता है, उदर गुहा में पाया जाता है कि क्रेनियल गुहा में पाया जाता है? वृषण कहाँ होता है? खोपड़ी में, वक्ष में, उदर में। तो याद रखिएगा वक्ष गुहा, उदर गुहा और क्रेनियल गुहा के बाद भी एक गुहा होता है जो कमर के पास में होता है, उसको कहते हैं श्रोणी गुहा। श्रोणी क्षेत्र पेल्विक रीजन जो कमर के पास में होता है, वहीं पर होता है नर जनन अंग और मादा जनन अंग। यदि पूछा जाए कि नर जनन अंग और मादा जनन अंग, नर जनन अंग और मादा जनन अंग, ये जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? तो पेल्विक रीजन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पेल्विक रीजन में पाया जाता है। देखिए अब नर जनन अंग में जो पेल्विक रीजन में भी पाया जाता है, तो अधिकांशतः अंग जो होता है वो भी बाहर से होता है, शरीर के इंटरनल हिस्से में नहीं, वो बाहर से रहता है, जिस कारण से पेल्विक रीजन जो है उतना ज्यादा चौड़ा होने की जरूरी नहीं है। और ऐसे भी नर जो है वो अपने गर्भ में बच्चे को तो रखता नहीं है, मादा अपने गर्भ में बच्चे को रखती है। तो गर्भ मतलब ये मत समझिएगा पेट में, वास्तविक में बच्चा का निर्माण जहां होता है वो श्रोणी गुहा कमर वाला हिस्सा होता है। जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो पेट वाला एरिया को घेरने लगता है, इसी कारण से उभार दिखता है उधर में। लेकिन वो होता कहाँ है? श्रोणी क्षेत्र में। तो श्रोणी क्षेत्र छोट होगा तो बच्चा अटेगा इसमें नहीं, इसलिए श्रोणी क्षेत्र को क्या होना होगा? चौड़ा। तो मादा का जो कमर होता है वो चौड़ा होता है, नर का कमर पतला होता है। तो मादा का कमर चौड़ा होने का कोई खासियत क्या है? क्योंकि उसमें गर्भ, उसके गर्भ में एक समय के बाद वो बच्चे जन्म लेंगे, इसलिए प्रकृति उसके कमर को धीरे धीरे क्या करता है? प्यूबर्टी आने के बाद धीरे धीरे वो चौड़ा होने लगता है। ठीक, अब समझते हैं शुक्राणु का। शुक्राणु से क्वेश्चन क्या है समझिए। शुक्राणु जो होता है ये चलता है, यानी कि इसको यदि कोई माध्यम दीजिएगा तो क्या करेगा? चलेगा। यानी कि शुक्राणु चलनशील होता है। शुक्राणु क्या होता है? चलनशील होता है। शुक्राणु को चलने के लिए पूंछ चाहिए जिससे वो तैर सके, मतलब तैरना है तो पूंछ, लेकिन चलने या तैरने का जो माध्यम है उसको क्या कहते हैं? वीर्य। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? सीमन। नर में जो वीर्य होता है वो अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? तो क्षारीय होता है। इसमें सबसे ज्यादा वीर्य में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो फ्रुक्टोज पाया जाता है। और यही शर्करा कहाँ पाया जाता है? फल में भी पाया जाता है। आगे समझिए, तो वीर्य हो गया, वीर्य क्षारीय होता है, इसमें फ्रुक्टोज पाया जाता है। वीर्य को यदि आप स्टोर करना चाहते हैं, देखे होंगे मादा गाय सबको क्रॉस करने के लिए जब आता है तो एक बड़ा सा डब्बा लेकर आता है डॉक्टर, उसमें लिक्विड नाइट्रोजन गैस होता है, यानी कि वीर्य को स्टोर किसमें करते हैं? तो लिक्विड नाइट्रोजन गैस में करते हैं। टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए शुक्राणु का शेप इस तरह से होता है। तो शुक्राणु जब अंडाणु से टकराएगा तो इसका एक खोपड़िया मजबूत होना चाहिए। तो ये जो खोपड़ी है यानी शुक्राणु के सिर पर 3 भाग, पूंछ, मध्य भाग और ये हेड यानी सिर वाला भाग। शुक्राणु का सिर
पर एक टोपी नुमा संरचना होता है। शुक्राणु के सिर पर टोपी नुमा संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम किसका बना होता है? तो गोल्जी काय से बना होता है। एक्रोसोम किसका बना होता है? गोल्जी काय से बना होता है। शुक्राणु के मध्य भाग में यहाँ पर ये सी हेड, ये हो गया नेक, ये हो गया मिडिल, ये हो गया टेल। तो शुक्राणु के मध्य, मध्य से माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो इसको ऊर्जा देता है जिससे वो चल सके। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि लाइडिंग कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो वृषण में पाई जाती है, और इसका काम है नर हार्मोन एंड्रोजन को स्रावित कराना। उसके बाद है मानव में निषेचन कहाँ होता है? निषेचन किसको कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में मिलना निषेचन कहलाता है। और ये निषेचन कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। उसके बाद है टेस्टोस्टेरोन। एक चीज ध्यान रखिएगा, हम पढ़ाने के दौरान उस समय हम एस्ट्रोजन लिखे। एस्ट्रोजन वास्तविक में मादा हार्मोन हो जाता है, गलती से मिस्टेक कभी कभी होता है, समझिए। एस्ट्रोजन, अब उसको तो हम मिटा सकते नहीं है, वो तो बन चुका है। तो ये ध्यान रखिएगा, हम क्लियर कर दिए। एस्ट्रोजन वास्तविक में मादा हार्मोन है। एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है, और एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, यही गड़बड़ कर दिए थे। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये नर हार्मोन है। ठीक। कहा जाता है यदि पुरुष में टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा हो तो उसका बॉडी मस्कुलर होता है, ग्रोथ ज्यादा होता है, और कंधा चौड़ा होता है, दाढ़ी मूंछ निकलने लगता है। ये सारा कुछ एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन के कारण। तो कभी कभी एस्ट्रोजन एंड्रोजन ये दोनों लग जाता, दोनों एक के गोतिया का है, लेकिन दोनों अलग है। ये मादा हार्मोन है और ये नर हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन कहां से निकलेगा? वृषण से निकलेगा, क्योंकि ये नर हार्मोन है। कॉपर ग्रंथि किस में होता है? नर में होता है, मादा में होता है, दोनों में होता है, किसी में ना होता है? सिर्फ नर में होता है। द्वितीय लैंगिक लक्षण। द्वितीय लैंगिक लक्षण किसको कहते हैं? वैसा लैंगिक लक्षण। वैसा लैंगिक लक्षण जिसके कारण नर और मादा में भिन्नता उत्पन्न होने लगे, जिसके कारण नर और मादा में जनन क्षमता उत्पन्न होने लगे, तब उसे हम कहते हैं द्वितीय लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जैसे जब छोटी बच्ची और छोटा बच्चा, यानी कि लड़की लड़का जब बहुत छोटा होता है तो उसमें डिफरेंस नहीं दिखेगा। छोटिया को जींस शर्ट पहना दीजिए, छोटुआ को फ्रॉक बना के वो मुंह थोड़ा सा डिजाइन विजाइन मार दीजिए तो लगेगा पक्का वो लड़का ही लड़की है। लेकिन जब वो बड़ा होने लगेगा दोनों, तो फिर आप डिफरेंस कर पाते हैं, नहीं वो लड़की है। आवाज से कर लेते हैं, चलने से कर सकते हैं, स्किन को देख करके कर सकते हैं। क्यों ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि अब दोनों में द्वितीय लैंगिक लक्षण आ गया, जो उस दोनों में भिन्नता बताती है कि नहीं आप नर हैं, आप में टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहा है, जिसका अंश आप मस्कुलर हैं, आवाज हटल बांस जैसा है, दाढ़ी मोछ निकल गया है। वही टेस्टोस्टेरोन उसमें कम होता है, एस्ट्रोजन ज्यादा होता है, तो स्किन सॉफ्ट होता है, दाढ़ी मोछ नहीं निकलता है, आवाज सुरीला होता है, कंधा ज्यादा चौड़ा नहीं होगा, कमर ज्यादा चौड़ा होगा, लेकिन पुरुष का कमर कम चौड़ा होता है। ये सब चीजें। लेकिन यदि कोई महिला चाहेगी कि नहीं हमारे बॉडी में भी टेस्टोस्टेरोन हो, नेचुरली यदि किसी महिला में टेस्टोस्टेरोन आ गया तो समझिए दाढ़ी मोछ आ जाएगा, एकदम कंधा चौड़ा होने लगेगा, वो भी पुरुष रंग हो जाएगा। लेकिन कब बहुत सारे जिम जाने वाली महिला सब टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन भी लेती है, लड़का सब यदि एस्ट्रोजन बढ़ गया तो बाकी बात आप स्वीट हो जाइए, समझिए। अगला क्वेश्चन है कि
प्रोस्टेट ग्रंथियों से उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होता है? प्रोस्टेट, शुक्राशय, कॉपर, ये तीनों से वीर्य तरल निकलता है। तीनों मिल करके वीर्य या सीमेन बनता है। वीर्य अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? उसके बाद पुरुष की एक अतिरिक्त जनन ग्रंथि है, तो वही 3 गो ऑप्शन है, देखिए प्रोस्टेट, शुक्राशय, कॉपर, इनमें से सभी, तो सभी हो जाएगा। उसके बाद कहता है बताइए अंडाणु कहाँ बनता है? अंडाशय में बनता है। उसके बाद कह रहा है गर्भाशय का दूसरा नाम क्या है? समझिए, गर्भाशय, गर्भाशय को ही कहते हैं यूट्रस, गर्भाशय को ही कहते हैं बच्चादानी, गर्भाशय को ही कहते हैं वुम्ब, गर्भाशय को ही कहते हैं वुम्ब, और गर्भाशय को एक और भी कहा जाता है, अच्छा वो फैलोपियन ट्यूब को सेल्फिंजेस कहा जाता है। चलिए देखिए, उसके बाद क्वेश्चन है कि शुक्राणु के परिपक्वन, यानी शुक्राणु बनता विरिसन में है, परिपक्वन कहाँ होता है? तो शुक्राणु का परिपक्वन, शुक्राणु का परिपक्वन कहाँ होता है? तो याद रखिएगा अधिवृषण में होता है। शुक्राणु का परिपक्वन कहाँ होता है? अधिवृषण में होता है। कहता है फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में उंगली नुमा संरचना, फैलोपियन ट्यूब में उंगली नुमा संरचना को क्या कहते हैं? उंगली नुमा संरचना को फिम्बरी कहते हैं। उंगली नुमा संरचना को क्या कहते हैं? फिम्बरी। यही फिम्बरी जो होता है अंडाणु को अंडाशय से जब आगे बढ़ता है, फैलोपियन ट्यूब में आने लगता है, तो फिम्बरी नुमा संरचना अंडाणु को क्या कराता है? आगे बढ़ाता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि योनि पर एक पतली झिल्ली नुमा संरचना होती है। योनि पर एक पतली झिल्ली नुमा संरचना होती है, जिसे हम कहते हैं उसको हाइमेन। योनि पर एक पतली झिल्ली नुमा संरचना होती है, उसको क्या कहते हैं? हाइमेन कहते हैं। जब बच्ची छोटी होती है तो उसके वेजाइना पर एक झिल्ली होती है जो ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब कि लगभग बहुत ज़्यादा पतला झिल्ली होती है। वो झिल्ली जो होता है उसका नाम है हाइमेन। हाइमेन कभी भी याद रखिएगा, यदि किसी भी फीमेल का हाइमेन टूट जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी से फिजिकली अटैच हुआ है, यानी कि उसके बीच इंटीमेटिंग हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। रिलेशन बने तभी हो, ऐसा नहीं है। वो सीढ़ी पे चढ़ते समय, खेलने के दौरान, कूदने के दौरान, या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के दौरान फीमेल का हाइमेन टूट सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं उसका वर्जिनिटी खत्म हो, इसका प्रमाणित यह न करता है कि हाइमेन। तो क्वेश्चन में पूछेगा आपसे, क्या हाइमेन फीमेल के वर्जिनिटी का प्रमाण है? तो बोलिएगा कि नहीं, क्योंकि ये हाइमेन खेलने, कूदने या किसी भी प्रकार के फिजिकल एक्टिविटी से भी टूट जाता है, और अधिकांशतः टूट ही जाता है। पहले के टाइम में बच्चों का विवाह, लड़कियों का विवाह कम उम्र में ही कर देता था। इसका मेन कारण ये भी था कि हाइमेन ना टूटे, क्योंकि पहले के टाइम में यदि हाइमेन किसी में फीमेल का टूट जाता था तो माना जाता था कि वो किसी से पहले संबंध बना ली, इसलिए उसका विवाह भी नहीं होगा। ये सब चीज अब होगा, जाके पूछे कभी कि आपसे विवाह तभी करेंगे जब आपका हाइमेन टूटा नहीं होगा, उसी को तोड़ के उधरे गाड़ दिया जाएगा। ये चीज अब नहीं हो सकता। अब थोड़ा सा उनको लगता है कि यदि लोएस्ट स्तर का भी इंसान का सोचेगा तब पर भी इस तरह की चीजें तो नहीं ही करेगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है मेनोपॉज क्या होता है? समझिए, एक होता है रजु दर्शन, और एक होता है रजनोवृत्ति। इसको कहते हैं मिनार्क और इसको कहते हैं मेनोपॉज। पॉज मतलब क्या होता है? रोकना। और दर्शन यानी कि पहली बार दर्शन, यानी कि जब मासिक चक्र शुरू होता है तो दर्शन खत्म होगा तो वृद्धि। तो रजो दर्शन मासिक चक्र का प्रारंभ होना, मासिक चक्र का प्रारंभ होना क्या कहलाता है? रजो दर्शन। और मासिक चक्र का खत्म होना या समाप्त होना जो है वो क्या खत्म होना? मासिक चक्र का खत्म होना जो होता है उसको क्या कहते हैं? रजनोवृत्ति कहते हैं। और रजनोवृत्ति लगभग किस उम्र में आता है? 50 से 55 साल में आता है।
इसके बाद अधिकांशतः मादा जो होती है वो अपने बच्चे को जन्म देने के लिए योग्य नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर से मासिक चक्र धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है। और रजो दर्शन कब आता है, तो कहा जाता है कि लड़का में प्यूबर्टी यानी जनन क्षमता थोड़ी लेट आता है, लड़कियों में पहले आता है। 11 वर्ष की उम्र में लगभग, अभी तो और कंडीशन खराब है, 11 वर्ष से भी पहले इस तरह की स्थिति आ गया है, जिसके कारण से कि बच्चियों या बच्चों में जब बहुत ज़्यादा पहले प्यूबर्टी आ जा रहा है, जो हानिकारक है देश के लिए भी और समाज के लिए। उसके बाद देखते हैं निषेचित अंडाणुओं का विभाजन कहाँ से प्रारंभ होता है। देखिए शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब। तो जब निषेचन वहां से शुरू हुआ तो अब उसमें जो युग्मनज बनने का प्रोसेस होगा, यानी कि निषेचित अंडाणु का विभाजन शुरू कहाँ से होगा, तो कहाँ से शुरू, फैलोपियन ट्यूब से ही शुरू होगा। तो निषेचित अंडाणु, जब अंडाणु का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में हुआ तो उसका विभाजन भी शुरू कहाँ से हो जाता है, फैलोपियन ट्यूब से। निषेचित अंडाणु में विभाजन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो एफटी लिख दे रहे हैं, एफटी का मतलब क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है। उसके बाद है कि मादा में कौन कौन सा हार्मोन, यानी मादा हार्मोन कौन सा, देखिए रिलैक्सिन हार्मोन। जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो जो गर्भ धारण कर बच्चे को जन्म देते समय जो बहुत ज्यादा पेन होता है उसमें आराम दिलाता है रिलैक्सिन, ये भी किसमें, मादा में। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन किसको कहते हैं, इस हार्मोन को लव हार्मोन कहते हैं, इनके द्वारा प्यार होने लगेगा। ऑक्सीटोसिन का काम होता है मादा और बच्चों के बीच में एक रिलेशन बनाना, यानी कि माँ और बच्चों को यदि आपस में बहुत ज्यादा लगाव देखें, एक लड़की जो माँ नहीं बनी है उसके अंदर किसी बच्चों के प्रति फीलिंग्स, और जब वही लड़की माँ बन जाती है तो बच्चों के प्रति फीलिंग देखिएगा, मर और मार में दोनों की शक्ति रखती है बच्चों के लिए, वो किसी कारण का ऑक्सीटोसिन के कारण। ऑक्सीटोसिन का और भी बहुत सारे रोल है, जैसे कि दुग्ध स्राव करने में भी ये काम करता है। तो ऑक्सीटोसिन हो गया, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन, कल जो गलती से एस्ट्रोजन पुरुष को दे दिए थे, मीठा पुरुष हो जाए इसलिए एस्ट्रोजन याद रखिएगा, ये नर में होता है। एस्ट्रोजन, फिर से नर बोला जाए, ये एस्ट्रोजन मादा में होता है, टेस्टोस्टेरोन नर में होता है। एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, ये लड़कियों में जनन क्षमता लाने के लिए, द्वितीय लैंगिक लक्षण लाने के लिए जिम्मेदार होता है। ये क्या है, डिलीवरी पेन कम करता है, यानी प्रसव पीड़ा को कम करता है। ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन है और ये दूध स्रावन में मदद करता है, गाय सबको दूध स्रावन कराने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे दिया जाता है। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या है, द्वितीय लैंगिक लक्षण लड़कियों में लाता है। और प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, ये गर्भ धारण कराने में मदद करता है, गर्भ धारण कराने में मदद करते हैं, यानी कि बच्चे 9 महीने तक जो गर्भाशय से चिपका हुआ रहता है उसमें प्रोजेस्टेरोन का बहुत रोल होता है। यदि किसी महिला में प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो गया तो समझिएगा कि हो सकता है उसमें एबॉर्शन यानी गर्भपात हो जाए, अपने आप हो जाता है, उसको कराना नहीं पड़ता है, इसीलिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी चेक कराती रहती है महिलाएं। अगला देखते हैं, अंडोत्सर्जन के बाद स्तनियों में अंडाणु का एक झिल्ली होता है जिसे कहते हैं जोना पेलुसिडा का, बता रहे थे इससे पहले क्वेश्चन को बता दें, इसमें बता दें जोना पेलुसिडा को कौन भेजता है, एक्रोसिन भेजता है, और कोरोना रेडिएटा को कौन, हाइलोरोनिड भेजता है। तो जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, ये इसके चारों तरफ का लेयर होता है, तो याद रखिएगा ये अंडाणु में होता है। किसमें होता है, अंडाणु में होता है। जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा किसमें होता है, अंडाणु में होता है। अगला देखिए, जब अंडाणु बनता है ना, अंडाणु, ये अंडाणु आपको लगता है अंडाणु, ये ऊपर का जो लेयर होता है जब 14वें दिन आता है इसका ये वाला हिस्सा फट जाता है, इसके अंदर से अंडाणु का मेन केंद्रक बाहर होता है, जिससे कि शुक्राणु अंडाणु का निषेचन होता है। अंडाणु से पहले इसको कहते हैं, जब अंडाणु अंदर में रहता है इसके ऊपर से कवर होता है, इसको कहते हैं ग्राफियन पुटक। इसको क्या कहते हैं, ग्राफियन पुटक। अब देखिए ग्राफियन पुटक फटा, किस दिन ग्राफियन पुटक फटता है, 14वें दिन, तब अंडाणु क्या होता है, बाहर निकलता है। इस प्रोसेस को ही अंडोत्सर्ग भी कहते हैं। अब इस अंडाणु से यदि शुक्राणु निषेचन करेगा तो ग्राफियन पुटक रहेगा, यदि निषेचन न होगा तो ये भी नहीं रहेगा। शादी ब्याह में मान लीजिए किसी का ब्याह हो रहा है, टेंट वेंट गाड़ दिए, ये हो गया, यहाँ पर हो गया ये टेंट गाड़ ले,
अब पता चला अभी यहाँ कैंसिल हो गया, तो टेन को रख के क्या करिएगा, इसको भी खत्म कीजिए। तो अंडाणु में यदि शुक्राणु का निषेचन होगा तो ग्राफियन ऊतक किसी दूसरे कंडीशन में लेकिन रहेगा, और नहीं तो नहीं रहेगा। तो मान लीजिए कि ग्राफियन ऊतक में निषेचन होता है, ग्राफियन ऊतक में यदि निषेचन होता है तो ये ग्राफियन ऊतक किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्राफियन ऊतक। अंडोत्सर्ग के बाद ग्राफियन ऊतक किस में बदल जाता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम इसको कहा जाता है एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी कि परमानेंट नहीं, टेम्पररी आया है किसी काम में के लिए, कॉर्पस ल्यूटियम। यदि इसे चलने हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकेंस बन के खत्म हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकेंस। देखिए ना, इससे बहुत सारा क्वेश्चन भी बताते हैं कैसे पूछा जाता है। पहली बात, अंडाणु जो निकलता है वो किससे निकलता है, ग्राफियन ऊतक से। ग्राफियन ऊतक से जब अंडाणु निकल जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और निषेचन होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम में रह जाएगा, निषेचन नहीं होगा तो उसका अंतिम अवस्था क्या कहलाएगा, तो कॉर्पस एल्बिकेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉर्पस एल्बिकेंस कहलाता है। उसके बाद कहता है कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। कॉर्पस ल्यूटियम से कौन हार्मोन स्रावित होता है, तो याद रखिएगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। उसके बाद कहता है प्रोस्टेट ग्रंथि नर में होता है कि मादा में होता है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि नर में होता है। ई प्रोस्टेट ग्रंथि में कभी कभी देखें कोई बूढ़ा को जिसके यूरिन वाला पाइप में इस तरह से करके लगा के वो पाइप निकाल देता है और वो थैला लटका तो उसमें यूरिन अपने आप निकलता है। प्रोस्टेट ग्रंथि ब्रेक है एक तरह का, वो वहां पर एक ऐसा जगह होता है जहां से इसी रास्ते से होकर के ऊपर शुक्राशय प्रोस्टेट कॉपर, यहाँ से होकर के वीरी भी निकलेगा, इसी से होकर के यूरिन भी निकलेगा। तो जब जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है तो प्रोस्टेट का वर्क कैपेसिटी घट जाता है और धीरे धीरे उसमें सूजन आने लगता है। कभी कभी प्रोस्टेटिक कैंसर भी होता है, इसमें प्रोस्टेट का ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है और ये एजेड लोगों में होता है ज़्यादातर। अगला देखते हैं, कह रहा है युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। देखिए युग्मक बोलेगा तो 23, क्योंकि शुक्राणु में भी 23, अंडाणु में भी 23, लेकिन युग्मनज में कितना, 46। युग्मनज में कितना होगा, 46 होगा। उसके बाद कह रहा है स्त्रियों में द्वितीय लैंगिक लक्षण कौन लाता है, तो एस्ट्रोजन लाता है। स्त्रियों में द्वितीय लैंगिक लक्षण कौन लाता है, एस्ट्रोजन लाता है। स्त्रियों में द्वितीय लैंगिक लक्षण कौन लाता है, एस्ट्रोजन लाता है। बार बार बोलना इसका मतलब, इस पर ध्यान रखिएगा। मासिक चक्र के किस दिन अंडोत्सर्ग होता है, अभी तुरंत बोलिए अंडोत्सर्ग किस दिन होता है, तो याद रखिएगा अंडोत्सर्ग 14वें दिन होता है। मासिक चक्र कितना दिन होता है, 14वें दिन होता है। 14, मैक्सिमम आपको 14 मिलेगा, नहीं तो 15वां दिन मिलेगा। अंडोत्सर्ग किस दिन होता है, तो 14वें या 15वें दिन होता है। कहता है द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार, फिर से वही क्वेश्चन, स्त्रियों में, स्त्री में द्वितीय लैंगिक लक्षण एस्ट्रोजन, पुरुष में द्वितीय लैंगिक लक्षण टेस्टोस्टेरोन, पुरुष में। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि मोरूला कितने कोशिकीय अवस्था में होते हैं, तो याद रखिएगा मोरूला 16 कोशिकीय अवस्था में होते हैं। ब्लास्टोसिस्ट ये कितने कोशिकीय अवस्था में होते हैं, तो 32। मोरूला 16 कोशिकीय अवस्था में होते हैं, ब्लास्टोसिस्ट 32 कोशिका अवस्था में होता है। और गर्भ प्रत्यारोपण यानी जिस दिन भ्रूण गर्भाशय से जुड़ता है उसको कहते हैं गर्भ प्रत्यारोपण। और ब्लास्टोसिस्ट की जिस कंडीशन में होता है इसी कंडीशन में क्या होता है, गर्भ प्रत्यारोपण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इम्प्लांटेशन। गर्भ प्रत्यारोपण किसका कोशिकीय अवस्था में होता है, ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में होता है, और उसकी कोशिकीय अवस्था कितना है, 32। IVF का नाम सुने हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, विट्रो का मतलब होता है जब निषेचन शरीर के बाहर हो। जब शरीर के बाहर निषेचन होगा तो गर्भ प्रत्यारोपण किस कंडीशन में करते हैं, तो ब्लास्टोसिस्ट में करते हैं। IVF में जो गर्भ प्रत्यारोपण होता है वो कितना कोशिकीय अवस्था में होता है, तो 32 कोशिकीय अवस्था में होता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा।
और कह रहा है कि शुक्राणु जनन। तो याद रखिएगा, शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। और शुक्राणु जनन को उद्दीपित करता है, यानी शुक्राणु को बनने के लिए प्रेरित कौन करता है? तो एंड्रोजन हार्मोन करता है। कौन हार्मोन करता है? एंड्रोजन हार्मोन करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक्रोसोम किसका बना होता है? एक्रोसोम गोल्जी काय का बना होता है, बताए थे। एक्रोसोम किसका बना होता है? तो गोल्जी काय का बना होता है। उसके बाद कहता है कि शुक्राणुओं को ऊर्जा किससे मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया से। और शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अगला देखते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण किससे होता है? तो ग्राफियन पुटक या ग्राफियन फॉलिकल से होता है। कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण किससे होता है? तो ग्राफियन पुटक से होता है। और ये ग्राफियन पुटक होता है, ये नर में होता है, मादा में? तो मादा में होता है। उसके बाद कहता है हीमोकोरियल प्लेसेंटा को हिंदी में ओपरा कहते हैं। ओपरा। हीमोकोरियल प्लेसेंटा किसमें होता है? तो मानव में होता है। किसमें होता है? मानव में होता है। उसके बाद कहता है मनुष्य में ओपरा का निर्माण, यानी कि किस प्रकार का प्लेसेंटा मानव में होता है? हीमोकोरियल होता है। लेकिन ये प्लेसेंटा बनता कैसे? किससे बनता है? तो याद रखिएगा, प्लेसेंटा का निर्माण कोरियन से होता है। कोरियन से होता है। प्लेसेंटा का निर्माण किससे होता है? तो कोरियन से होता है। उसके बाद कहता है गर्भाशय के अंदर भ्रूण का प्रत्यारोपण होता है मोरुला से, गैस्ट्रुला से, युग्मनज से, ब्लास्टोसिस्ट से। तो याद रखिएगा, प्रत्यारोपण किसमें होता है? तो ब्लास्टोसिस्ट स्थिति में होता है, जिसमें उस कंडीशन में रहता है उस समय होता है। उसके बाद कहता है मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। कभी गाय बकरी को बच्चा देते हुए देखिएगा जब भ्रूण निकलता है उसके ऊपर में एक कवर होता है, उस कवर के अंदर होता है। उस अंदर में खाली जगह होता है, उसको कहते हैं एमनियोटिक गुहा। और जब बच्चा जन्म लेता है देखिएगा बहुत सारा पानी बाहर निकलता है, उसको कहते हैं एमनियोटिक लिक्विड। एमनियोटिक लिक्विड का काम होता है भ्रूण को पोषण देने में और उसे सूखे से बचाने में मदद करना। और जिस समय वो बच्चा जन्म लेता है तो उस समय फिसलन के साथ बच्चे को बाहर निकालना है। तो एमनियोटिक गुहा जो थैला होता है वो फट जाता है और उसका लिक्विड बाहर निकलने लगता है। और जब ये बाहर निकलता है तो बच्चे में फिसलन होता है। कभी कभी गाय सबको देखिएगा कि उसका जो बच्चा होता है वो आधा निकला ही था, बस सिर्फ जो पिछला हिस्सा होता है वो थोड़ा सा निकला ही था कि वो पानी सारा बाहर हो गया। तो कहा जाता है बच्चा सूखा में पड़ गया, क्योंकि एमनियोटिक लिक्विड तो बाहर आ गया है। वो बहुत चिपचिपा और फिसलन बड़ा होता है। कभी कभी देखिएगा बछड़ा जब पैदा लेगा तो उसको खड़ा कीजिएगा तो जो लिक्विड फैला उस पर ध्यान देंगे चारों पैर बिखर जाता है उसका, क्योंकि वो फिसलन बड़ा होता है। तो उसी एमनियोटिक लिक्विड से लिंग का भी पता किया जाता है, जिस प्रोसेस को एमनियोसेंटेंसिस कहा जाता है। क्या कहते हैं? एमनियोसेंटेंसिस। एमनियोसेंटेसिस होता है। और इसमें एमनियोटिक लिक्विड से किसका पता करते हैं? तो लिंग का पता करते हैं कि छोटवा है कि छोटिया है। ठीक, अगला देखते हैं। उसके बाद कहता है परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहली बात मादा युग्मक क्या है? मादा युग्मक क्या है? तो मादा युग्मक है अंडाणु। और अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडाणु जनन कहते हैं। इसके बनने की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यौवनारंभ प्रारंभ होने के दौरान मासिक चक्र जो आता है उसे क्या कहते हैं? हम बताए थे मीनार्क या रजोदर्शन कहते हैं। उसके बाद कहता है एंड्रोजन हार्मोन कहां से निकलता है?
तो एंड्रोजन हार्मोन, हमसे एक मिस्टेक हो गया था कि हम एस्ट्रोजन बोल दिए थे। ठीक, एस्ट्रोजन तो मादा में होता है। एंड्रोजन, एंड्रोजन हार्मोन, ये एंड्रोजन हार्मोन किस कोशिका से बनती है? याद रखिएगा, लेडिंग सेल मिलेगा कहीं कहीं पर, या कहीं कहीं पर लाइडिंग कोशिका मिलेगा। इससे बनता है कौन हार्मोन? एंड्रोजन हार्मोन बनता है। उसके बाद कहता है गर्भाशय के भीतरी स्तर को क्या कहते हैं? तो भीतरी या बाहरी क्यों जानना, सब जानिए। तो गर्भाशय के 3 स्तर, गर्भाशय कितने स्तर? 3 स्तर। कौन कौन? बाहरी जो है वो है पेरीमेट्रियम, बीच में जो है उसको कहते हैं मायोमेट्रियम, और जो अंदर में है उसको कहते हैं इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम कहते हैं। गर्भाशय कितने परत? 3 परत। कौन कौन? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। उसके बाद कहता है गैमिट निर्माण को क्या कहते हैं? युग्मक के निर्माण को युग्मक जनन कहते हैं। तो इंग्लिश में उसी को गैमिट निर्माण को गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। गैमिटोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब उत्पादन या निर्माण करना होता है। इसमें किसका निर्माण होता है? तो याद रखिएगा, इसमें गैमिट का निर्माण होता है। गैमिटोजेनेसिस में किसका निर्माण होता है? गैमिट का निर्माण होता है। उसके बाद कहता है पूर्ण विकसित जंतुओं में जितने भी अंग बनते हैं, जितने भी अंग बनते हैं वो किससे बनता है? तो जनन परत यानी कि कौन लेयर से बनता है? जर्म लेयर से बनता है। कौन कौन जर्म लेयर था? हम बताए थे, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, और क्या था? इंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म था। उसके बाद है स्तनपायी जीवों में भ्रूण का एलेंट्वाइज जो होता है किसमें सहायता करती है? एलेंट्वाइज श्वसन वगैरह में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राफियन पुटिका किसमें पाया जाता है? वृषण में कि अंडाशय में? ग्राफियन पुटिका अंडाशय में पाया जाता है। ये मादा जनन का भाग है, ये नर में नहीं होता है। उसके बाद कहता है अंडाशय में निषेचन, अंडाशय से जो अंडाणु निकलता है उसका निषेचन कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जनन अंग किससे विकसित होता है? जनन अंग विकसित होता है वृषण और अंडाशय मेसोडर्म से। ये हम बता चुके हैं। जनन अंग का विकास किसमें होता है? तो मेसोडर्म से होता है। आंख का लेंस जो बनता है वो एक्टोडर्म से बनता है। तंत्रिका तंत्र एक्टोडर्म से, त्वचा एक्टोडर्म से, नाखून एक्टोडर्म से, बाल एक्टोडर्म से, हृदय, रक्त, किडनी ये सब मेसोडर्म से, अग्न्याशय, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र ये सब किसमें? इंडोडर्म में। और जनन अंग किसमें? मेसोडर्म में बनता है। उसके बाद क्वेश्चन है फर्टिलाइजिंग प्रोटीन किसमें पाया जाता है? देखिए, एक होता है फर्टिलाइजिंग, एक होता है फर्टिलाइजिन और एक होता है एंटी फर्टिलाइजिन। फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन। फर्टिलाइजिन किसमें होता है? अंडाणु के सतह पर पाया जाता है। और एंटी फर्टिलाइजिन किससे निकलता है? शुक्राणु के एक्रोसोम से निकलता है। फर्टिलाइजिन अंडाणुओं के सतह पर होता है और एंटी फर्टिलाइजिन कहाँ मिलेगा आपको? शुक्राणुओं में मिलेगा। उसके बाद कहता है नेत्र लेंस किसमें बनता है? तो नेत्र लेंस एक्टोडर्म से बनता है। नेत्र लेंस किससे बनता है? एक्टोडर्म से बनता है। वीर्य अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? तो याद रखिएगा वीर्य क्षारीय होता है। कहता है वृषण किसमें होता है? वृषण किसमें होता है? वृषण कोश में होता है। देखिए, जहां जहां पर बॉडी टेम्परेचर को ज्यादा जरूरी नहीं है, कम चाहिए, लेकिन बाहरी वातावरण में ज्यादा है तो प्रकृति इस हिसाब से बनाता है। मशीन सब देखिएगा, जनरेटर सब जो होता है ना, उसको ठंडा करने के लिए अलग से कूलर बनाया जाता है, कूलिंग सिस्टम बनाया जाता है। अब जो वृषण होता है वो वृषण कोश में होता है। अब वृषण कोश को ठंडा कैसे रखा जाएगा? तो प्रकृति उसके लिए क्या करा है? वृषण कोश को नर के बाहर, नर के शरीर के अंदर ना डाल के उसको बाहर कर दिया है। तो जब खूब गर्मी होता है तो वृषण कोश नीचे लटक जाता है, और जब ठंडी होता है तो वृषण कोश चिपक जाता है टेम्परेचर प्राप्त करने के लिए।
तो वृषण कहाँ पाया जाता है? वृषण कोश में पाया जाता है। उसके बाद कहता है शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन में किसका निर्माण होता है? ये सब क्वेश्चन है। शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन में शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। इसका मतलब है कि शुक्राणु बनता है इस प्रोसेस में। उसके बाद है कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो याद रखिएगा, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरोन किस में काम आता है? तो गर्भ धारण करने में, यानी प्रेगनेंसी के दुग्ध का निर्माण, जब महिलाएं गर्भ धारण करती है तो दुग्ध का जो निर्माण होता है उसमें कौन हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो याद रखिएगा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का काम होता है दूध का निर्माण करना। देखिए लैक्टिन लगा है ना, जहां पर भी लैक्टोज से रिलेटेड नाम हो पक्का दूध से बात हो रही है। जैसे प्रोलैक्टिन दूध का निर्माण करता है, लैक्टोज दूध में मीठापन लाता है, लैक्टिक एसिड दूध को खट्टा बनाता है जिससे वो दही बनता है। उसके बाद दूध का शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। तो हर जगह पर लैक्टोज या लैक्टिक टाइप का वर्ड मिलेगा। और दूध का निर्माण करता है, लेकिन दूध को स्रावित करता है। दूध को स्रावित करता है कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑक्सीटोसिन दूध को स्रावित करता है। यदि माँ अपने बच्चे को 3 घंटे के अंतराल में दूध पिला रही है बच्चे को, तो यानी 3-3 घंटे के अंतराल में क्या रिलीज होगा? ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। तो जब 3 घंटा तक बच्चा को उससे दूर रखिएगा तो तीसरा घंटा तक में ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा ब्रेन से। तब माँ अपने बच्चे को ढूंढने लगेगा, कहीं लेके चल गए होंगे तो भयानक परेशान हो जाती है। गाय समय भी देखिएगा, यदि सुबह में आप 8 बजे दूर हैं गाय को, तो 8 बजे से यदि लेट कर दिए घंटा, खूब हल्ला करता है, क्योंकि उसके ब्रेन से ऑक्सीटोसिन रिलीज करने का जो फंक्शन होता है वो जनरेट हो चुका होता है। इसलिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि हमारा छुटवा कहाँ गया, छुटवा कहाँ गया। जब तक अब ब्लूटूथ को अपना डिवाइस नहीं मिल जाएगा तब तक वो बेचैन रहेगा। जैसे मिल गया फिर ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? दूध को स्रावित करेगा, बच्चे पी लेंगे, फिर वो ऑक्सीटोसिन नॉर्मल हो जाएगा, फिर माता का टेंशन घट जाता है। देखिएगा बच्चा सबको यदि नहीं पिलाया जाता, गाय दूध निकलवाने के लिए जितना परेशान नहीं रहती है, उस टाइम अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए ज्यादा परेशान रहती है। हर माँ के साथ ऐसा होता है। जब तक कोई भी, चाहे वो किसी भी अलग एनिमल में हो या मानव में, जब तक वो माँ नहीं बनी है तब तक उसके अंदर मदर फीलिंग्स यानी कि बच्चों के प्रति फीलिंग्स होता ही है। माँ, लड़का सच्चे होता है, कुछ हुआ पकड़ के घुमस देता है, लड़कियां सब नहीं करती है, नूनू बाबू करके मना लेती है। लेकिन जब वो माँ बन जाती है उसके अंदर एक अलग फीलिंग होता है। गाय सबको देखिएगा, जब बच्चा देगा उसके बच्चा के सामने जाइएगा तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। तो ये होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होता है? नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होता है? वृषण में होता है। शुक्राणु बनता वृषण में है, लेकिन शुक्राणु का अधिग्रहण कहाँ होता है, यानी शुक्राणु का अधिजमा कहाँ होता है? तो शुक्राणु जमा होता है अधिवृषण। शुक्राणु जमा कहाँ होता है? अधिवृषण में जमा होता है। और कैपेसिटेशन यानी शुक्राणु जो क्षमतावान होता है, कैपेसिटेशन ये कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, नर के जनन मार्ग में शुक्राणु के अंदर कैपेसिटेशन आता है, यानी कि कैपेसिटेशन कहाँ होगा? तो जनन मार्ग में होगा। उसके बाद गर्भ धारण कितना होता है मानव का? लगभग 9 महीने होती है। बच्चे को जब बच्चे गर्भ धारण होता है, जिस समय की बच्चे नहीं, माता जी का जिस समय गर्भ धारण होता है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो क्या उसमें मासिक चक्र चलता रहेगा? तो जी नहीं, मासिक चक्र रुक जाएगा। और मासिक चक्र रुक गया इसका मतलब है कि अब वो गर्भ धारण जब तक खत्म नहीं होगा तब तक मासिक चक्र नहीं आएगा। फिर माँ अपने बच्चे को जन्म दे देती है तो मासिक चक्र आने लगेगा। लेकिन मासिक चक्र आएगा तो फिर से वो प्रेग्नेंट होगी। यदि माँ चाहे कि मासिक चक्र को रोकें तो कुछ लंबे समय तक रोक सकते हैं। कैसे रोका जा सकता है?
तो यदि माता अपने बच्चे को स्तनपान रेगुलरली कराते रहेगी और ऑक्सीटोसिन दुग्ध को स्रावित करवाते रहेगा तो मासिक चक्र मादाओं में थोड़ा लेट आती है। इसको कहा जाता है नेचुरल जनसंख्या को रोकने का प्रोसेस की। यदि माँ अपने बच्चे की रोक तो नहीं सकते, इसमें थोड़ा बच्चों के बीच का गैप दे बढ़ जाता है कि नहीं ये छोटुआ बड़ा होगा तब अगला के लिए होगा। और जो क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का चौथा चैप्टर में भी हम बता देंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। बस जनन के बारे में पढ़े तो उसमें जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।